नमस्कार साथियों। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में सूचना देने के लिए आपके साथ जुड़े हैं हम, और हमारे साथ डॉक्टर सुभाष भामरे जी, जो कि इस प्रोजेक्ट में जितनी मेहनत डॉक्टर सुभाष भामरे जी ने की थी वो मैं आपको विशेष सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत फॉलोअप किया इस प्रोजेक्ट के लिए, बहुत आपने लगातार प्रयास किए और इसके लिए आपको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ बहुत आपके इस प्रयासों के लिए। डॉक्टर भारतीबेन पवार, डॉक्टर हिना गावित और उपस्थित मेरे सभी साथी, मेरे ख्याल से एक एमपी साहब भी हैं यहाँ पर, राजा भाऊ वाजे साहब, और भी हमारे रेलवे के सभी साथी, सबको नमस्कार कहना चाहूँगा। और ये प्रोजेक्ट साथियों केवल इसको हमें इंदौर मनमाड के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री और रेलवे का एक कॉरिडोर बनता है। अगर हम देखें नॉर्थ में आगरा, झांसी, ग्वालियर, आगे कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये पूरा का पूरा कॉरिडोर सीधा मुंबई के साथ जुड़ता है, जो कि आर्थिक राजधानी है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेंटर है, फाइनेंशियल सेंटर है और एक बहुत देश की सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से। और इधर जेएनपीटी का पोर्ट, जो कि बहुत बड़ा पोर्ट है, उस पूरे पोर्ट को सीधी कनेक्टिविटी इस कॉरिडोर से मिलती है। इंदौर, उज्जैन बहुत बड़ा महाकाल ज्योतिर्लिंग, एक बहुत ही फेमस हमारा रिलीजियस सेंटर। फिर नासिक में त्र्यंबकेश्वर, एक तरीके से पूरा रिलीजियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र यहाँ पे, धार, बरवानी, खारगोन, और उसके बाद में धुले और नारदाना में भी, अपने मनमाड में भी, नासिक में भी कुछ हिस्से में हमारे काफ़ी आदिवासी भाई भी हैं। तो ओवरऑल चाहे हम आदिवासी विकास की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चाहे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे कंप्लीट कॉरिडोर जो पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है उस हिसाब से देखें, ये प्रोजेक्ट एक अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है देश के लिए और विशेषकर महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में जो उत्तर महाराष्ट्र के क्षेत्र जिनको रेलवे कनेक्टिविटी नहीं मिली थी, उनको इस प्रोजेक्ट से रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी और इससे ओवरऑल पूरे एरिया में, विशेषकर नासिक में जो प्याज का, इधर नॉर्थ महाराष्ट्र में प्याज हो, सोयाबीन हो, इन सब की जो प्रोडक्शन होती है वो एक बहुत अच्छा मार्केट, सीधा जेएनपीटी पोर्ट हो, ऊपर नॉर्थ की तरफ मार्केट हो, वो सब कनेक्टिविटी पूरी इससे मिलती है। हम एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके सामने रखना चाहेंगे, आप स्क्रीन शेयर करिए। हाँ, ये प्रोजेक्ट का ओवरऑल अलाइनमेंट आपको जैसा बताया, ये प्रोजेक्ट में बेसिकली पूरे नॉर्थ के लिए, नॉर्थ के साथ पूरी कनेक्टिविटी आ जाती है इंदौर मनमाड लाइन से, और जेएनपीटी की तरफ कनेक्टिविटी आ जाती है। तो सोचिए नासिक में पैदा हुए प्याज और सोयाबीन और सब आराम से नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएं, वो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से हो जाती है। और नॉर्थ में और उत्तर महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो सब चीज़ आराम से जेएनपीटी पे आ सकती है। ये प्रोजेक्ट का की प्लान है, बेसिकली इंदौर के पास में स्टेशन है, वहाँ से रवाना होता है, वहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और शुरू में NH-52 के पैरेलल में चलेगा, उसके बाद में स्टेट हाईवे के पैरेलल चलेगा और मनमाड टाउन का जो उत्तरी भाग है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जुड़ता है। 18,000 करोड़ का है ये प्रोजेक्ट, 309 किलोमीटर, 18,000 करोड़ का। और इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे ज़िले जुड़ते हैं, नासिक, धुले और मध्य प्रदेश के बरवानी, खारगोन, धार और इंदौर। महाराष्ट्र के नासिक और धुले, दो ज़िले मैक्सिमम इसमें बेनिफिट मिलता है, और साथ ही साथ रेलवे लाइन एक जगह आती है तो उसके आसपास के बहुत सारे एरिया को इसका बेनिफिट मिलता है। अगर हम ये ज़िले के हिसाब से नक्शा लगाया है, यहाँ पर कई टाउन्स हैं, मालेगांव, धुले, आप नाम पढ़िए ना ताकि मैं कहीं गलत प्रोनाउंसिएशन ना करूं। मालेगांव, धुले, जोड़गे, सिंदखेड़ा, शिरपुर, ये महाराष्ट्र में से आते हैं। मध्य प्रदेश से बागड़ी, जरवा,
नीमगढ़, सेंधवा, राजपुर, टिकरी, धर्मपुर, धार, मालवान। अच्छे, मतलब अच्छी खासी कनेक्टिविटी, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी मिलती है। और जैसा नासिक और धुले दोनों में ही हमारे आदिवासी परिवार बहुत सारे हैं, और खारगोन बड़वानी में तो एक प्रैक्टिकली आदिवासी बहुल क्षेत्र है। श्री महाकालेश्वर जी, श्री त्र्यंबकेश्वर जी और श्री गिरिशेश्वर जी, इन 3 ज्योतिर्लिंगों को भी ये रेलवे लाइन जोड़ती है। बहुत बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग हब से जो हमारे नॉर्दर्न उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक, धुले, नंदुरबार। नासिक तो फेमस है सारी दुनिया में प्याज के लिए, अनार के लिए, सब्जियों के लिए। धुले में भी प्याज, गेहूं, मिलेट्स, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इन सब को एक पूरा इसमें कनेक्टिविटी मिलेगी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों में टोटल अगर लेंथ देखें तो महाराष्ट्र में 139 किलोमीटर है, 16 स्टेशन है, 3.5 किलोमीटर टनल, टोटल 21 किलोमीटर की टनल है इस प्रोजेक्ट में, जिसमें से 3.5 किलोमीटर की टनल महाराष्ट्र में रहेगी। और 7 बड़े ब्रिजेज हैं। नर्मदा जी पर ब्रिज है इसमें, तापी जी पर ब्रिज है, इसी तरह से गिरना, तापी जी, अरुणावती जी, इन सब नदियों पर ब्रिजेज इसमें बनेंगे। और ब्रिज का शुरू से ध्यान रखा गया कि हम इसमें डबल लाइन बना के रखें ताकि बाद में ब्रिज न बनाना पड़े। एक और विशेष ध्यान रखा गया साथियों, जिस तरह से फ्लाईओवर और अंडरपास की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार प्रोजेक्ट में बाद में ज़रूरत महसूस होती है। इस प्रोजेक्ट में शुरू से बहुत सारे फ्लाईओवर और अंडरपास की व्यवस्था की गई है ताकि कहीं पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लोगों को तकलीफ ना हो। टोटल 12 फ्लाईओवर्स महाराष्ट्र में बनेंगे, इसमें मध्य प्रदेश में 35 फ्लाईओवर्स बनेंगे, अंडरपास 79 बनेंगे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में 62 अंडरपासेस बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की एक और खासियत है, इसको सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर की तरह डेवलप किया गया है। 160 kmph यानी सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 2x25 kV रहेगा। नॉर्मली 25 kV होता है, सेमी हाई स्पीड के लिए 2x25 kV, यानी जो ऊपर बिजली के तार है वो 2 रहेंगे। अभी एक बिजली के तार से बिजली लेते हैं, इसमें 2 रहेंगे। तक ज़्यादा जब स्पीड से चलती है गाड़ी, उसको ज़्यादा करंट चाहिए होती है। नॉर्मल स्पीड से चले 500-550 एम्पियर की करंट चाहिए, और सेमी हाई स्पीड के हिसाब से जाए 850-900 एम्पियर की करंट चाहिए। 850-900 एम्पियर की करंट के लिए आपको 2 तार लगाने पड़ते हैं, जिससे कि ज़्यादा करंट इसमें आ सके। कवच शुरू से लगेगा इसमें, और 25 टन की एक्सल लोड की ये डिज़ाइन बनेगी, यानी बहुत भारी गाड़ी भी हो तो भी बड़े आराम से इसके ऊपर जा सकती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 25 टन की एक्सेल लोड बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो ये एक इनोवेशन इस प्रोजेक्ट से शुरू हुआ है। साथ ही साथ कई सारी जगह गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे इसके साथ। तो इस 309 किलोमीटर में हमें अपेक्षा है कि करीब करीब 15 के आसपास कार्गो टर्मिनल, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स की तरह करीब 15 कार्गो टर्मिनल्स इसके साथ बनने चाहिए। और ऑलरेडी 4 कार्गो टर्मिनल्स, मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स आइडेंटिफाई हो गए। ये केलोड, गियासपुर खेड़ी, और महाराष्ट्र में न्यू धुले और मालेगांव, ये 2 तो अभी ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गए, और नए आइडेंटिफाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा मान्यवर हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, आप भी अपने अपने क्षेत्र में ढूंढें जगह, और जहां पर भी आपको ज़रूरत दिखती हो वहां पे आप हमारे जानकारी में लाए, तो हम उसमें नए कार्गो टर्मिनल्स बना सकते हैं। 1 करोड़ के आसपास व्यक्तियों को इसमें काम करने के समय में, प्रोजेक्ट के टाइम में 1 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अगर हम रेलवे और दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं उसको कंपेयर करें, तो रेलवे में सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड बचता, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं वो रेलवे में 90% कम होते हैं रोड के कंपैरिजन, 90% कम। इस प्रोजेक्ट से 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इससे बचेगा। इसको अगर हम साधारण भाषा में देखें, समझें, टेक्निकल टर्म है ये, इसको साधारण भाषा में समझें तो 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है ये। 5.5 करोड़ पेड़ जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते, उसके बराबर है ये अमाउंट। यानी 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है इस प्रोजेक्ट की एनवायरमेंटल पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम कई बार कहते हैं ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है इस प्रोजेक्ट का, 5.5 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर। साथियों, इसमें भविष्य का सोच के जितने भी ब्रिज बन रहे हैं, मेजर ब्रिजेस, उन सब को डबल लाइन के हिसाब से बनाएंगे। अगर आप प्रेजेंटेशन में देखें तो सब का, इन सब प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन, इसका सब स्ट्रक्चर, तो सारा का सारा इस तरह से बनेगा कि भविष्य में वापस नए ब्रिज का निर्माण करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत अच्छे से सोच के बनाया गया। टोटल 34 स्टेशंस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 16 स्टेशंस हैं। और मैं नाम पढ़ने के लिए माननीय डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। महाराष्ट्र में मनमाड जो एग्जिस्टिंग है, फिर खतगांव है, चौडी है, मेहून है, येसगांव, मालेगांव, चिखलहो, जोडगे, पुरमेपाड़ा, कसबे, ललिंग, न्यू धुले, नरडाना, दभाशी, शिरपुर, लौकी, सांगवी। ये और सारे मध्य प्रदेश में 18 स्टेशन, मालवा, बाउडाद, वही वनिहार, सलीकलन, झुनवानिया, कुसमारी, बेगाड़ी, बगड़ी, अजंडी, जारवा, कोठड़ा, कोठड़ा, व्यासपुर खेड़ी में मध्य प्रदेश का चुनाव का इंचार्ज था ना, छोटे छोटे गाँव है। अभी हो प्रभारी, तभी सीख रहा हूँ, इसीलिए सीख रहा हूँ। जड़ीबोरा, कमतपुर, केलौर, डॉक्टर अंबेडकर नगर एग्जिस्टिंग। बहुत अच्छा। लैंड एक्विजिशन पड़ेगा इसमें, लेकिन बहुत सारी एरिया में गवर्नमेंट लैंड है तो तकलीफ नहीं आएगी। तो साथियों, ये ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल जानकारी देनी थी, इसलिए आप सबको निवेदन किया आने का। बहुत धन्यवाद, आप शॉर्ट नोटिस पे आए और मैं आपके क्वेश्चंस इस प्रोजेक्ट के लिए लेना चाहूँगा। दीदी डॉक्टर हीना गावित, आप अपने विचार रखें। माजी खासदार। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं और मेरे कलीग डॉक्टर सुभाष भामरे जी, हम 2014 में जब पहली बार जीतकर संसद में आए थे, तब से कंटिन्यू हमारे क्षेत्र में ये रेलवे लाइन हो, इसलिए बहुत हम लोग बार बार प्रधानमंत्री जी के पास भी डेलीगेशन लेके जाते थे और माननीय रेल मंत्री जी के पास भी डेलीगेशन लेके जाते थे। क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है उसमें शिरपुर पूरा एक जनजातीय ट्राइबल एरिया है और वहाँ नेशनल हाईवे है, वहाँ एयरपोर्ट भी बन गया है, लेकिन रेलवे नहीं थी। तो रेलवे वहाँ होनी चाहिए, ऐसे कई सालों से मांग की और हम पूरे मेरे क्षेत्र की ओर से आपका प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आखिर हमारे जनजातीय क्षेत्र का जो सपना था कि हमारे यहाँ से एक रेलवे लाइन चले, तो वो सपना आज सही मायने में पूरा हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मतलब प्रैक्टिकली ऐसा हो गया था, डॉक्टर हीना बहन और डॉक्टर भामरे साहब आते थे और ये प्रोजेक्ट होगा ना, और मैं हमेशा कॉन्फिडेंस देता था कि पक्की बात ये होगा ही होगा। तो मतलब प्रैक्टिकली 5 सांसद बंधु ऐसे हैं
जो मिलते ही सबसे पहले इंदौर मनमाड होगा ना, इंदौर मनमाड इंदौर के शंकर भाई, डॉक्टर भामरे साहब, उधर अपने सुमेर भाई, फिर अपने पटेल साहब, फिर ज्ञानेश्वर भाई, इतना अच्छा आप सब ने फॉलोअप किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना फॉलोअप किया। भारती बहन, डॉक्टर भारती पवार बहन। जी जी सर, प्रणाम। मैं बहुत जैसा भामरे साहब ने और हिना ताई ने कहा कि महाराष्ट्र में जब भी चुनाव आते हैं तो पहला सवाल मनमाड इंदौर रेलवे लाइन, जो मनमाड जंक्शन है वो मेरे क्षेत्र में आता है, और जो नाम पड़े अभी तो मेहुने है, चोंडी है, झोड़का, ये सब गांव है सर, ये प्रॉपर गांव है, और हम इमेजिन नहीं कर सकते वहां से रेल लाइन जाएगी और उसके साथ उस गांव का डेवलपमेंट भविष्य में होने वाला है। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये मुमकिन है, मोदी जी तो मुमकिन है, ये सही में एक विश्वास हमें है। और मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ सर आपका कि आपने हमने जब भी आपको निवेदन दिए हैं तो तुरंत उसके रिप्लाई मिले हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा, भामरे साहब भी है वहाँ पे, तो मैं कहूँगी कि ये सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए कि जिंदगी में याद रहेगा कि हम जब एमपी थे तो फॉलो किया। और एक तो ये प्रपोजल 18,000 करोड़ आना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे महाराष्ट्र और एमपी की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी, और साथ ही जैसा आपने कहा कि नासिक जिला धुलिया जो कृषि है, तो प्याज की मंडी और हमारे ग्रेप्स जो है तो वो बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट होने में बहुत बड़ी मदद इससे मिलेगी सर। इसके साथ ही आप प्रबंधन पहले से ही करो कि जो कृषि के लिए जो ट्रैक रहेगा वो क्या भविष्य में, और मतलब उसका भी प्रोविजन इसमें जोड़ देना है, ये मेरी ज्यादा मांग होगी, क्योंकि ट्रैवलिंग तो है, तीर्थ क्षेत्रों पर्यटन तो जोड़े ही जा रहे हैं, लेकिन क्या एक व्यापार की दृष्टि से क्या और हम इसको देखिए जोड़ सकते हैं क्या 47 का विजन प्रधानमंत्री जी का है, तो क्योंकि हम सब ने आपसे लगातार मांग की है और ये पहली बार मुझे तो हर एक इलेक्शन में और आज भी कुछ पत्रकारों ने पूछा कि क्या ये सच में विधानसभा के लिए, मैंने बोला नहीं, ये तो विजन था और ये पूरा होने जा रहा है। तो मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि मनमाड और इंदौर जल्द ही रेलवे लाइन आपके मार्गदर्शन में होने जा रही है। मैं सर आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ और फिर एक बार सभी टीम का, आपके डिपार्टमेंट का आभार भी व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारती बहन इतना फॉलोअप करती थी और इतना, भारती बहन का व्यवहार इतना मीठा है कि हमेशा अश्विनी भाई सर आपने कभी मना ही नहीं किया, आपने जो मांगा है वो दिया है, हमें अनुभव है, तो हम तो मांगते रहेंगे। मैं तो यही मानता हूँ कि तेरा तुझको अर्पित, क्या लागे मेरा। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना आशीर्वाद है रेलवे के लिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का रेलवे के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है और उनका बहुत क्लियर विजन है कि देश के अगर हमें क्लाइमेट गोल्स अचीव करने हैं और देश के लिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कंफर्टेबल, लोअर कॉस्ट की अफोर्डेबल सवारी, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, अफोर्डेबल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, इसीलिए उनका रेलवे पे अच्छा फोकस है। और अभी 100 डेज़ के अंदर अंदर ऑलरेडी 11 प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हो गए, 12 हो गया इसके साथ, 11 प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गए हैं। और हाँ बहन सर, और एक रिक्वेस्ट थी, हाँ, जो आपने अभी वाडवन बंदर जो है, जो पोर्ट है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक यहाँ पे उद्घाटन भी हुआ है। हाँ। तो क्या नासिक से डहाणू का भी आपने परमिशन दिया है सर्वे के लिए, रेल कनेक्टिविटी का? बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। और मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि ये जो हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे देखें, अगर अपना डहाणू यहाँ पर है, वधावन पोर्ट, कैसे बोलते हैं, वाडवन पोर्ट यहाँ पर है, तो इसकी कनेक्टिविटी नासिक के साथ इस लाइन में इसका डीपीआर बनाने का काम स्टार्ट हो गया है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया, एडवांस प्लानिंग। भारती बहन ने देखो पकड़ लिया सही पॉइंट।
तो ऑलरेडी आपने काम शुरू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल काम इस पे शुरू कर दिया है, जिससे कि वाडवन पोर्ट को कंप्लीट हिंटरलैंड का बेनिफिट मिलेगा। और वाडवन पोर्ट दुनिया के सबसे बड़े 10 पोर्ट्स में शामिल होगा। 12 लाख एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट होगा। 12 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। मतलब महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्रियल पावर है, एक बहुत बड़ा औद्योगिक, महाराष्ट्र एक औद्योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एडवांस्ड है। उस एडवांसमेंट में बहुत बड़ी जंप इस पोर्ट से मिलेगी। और इसीलिए शुरू से ही वाडवन पोर्ट से इस पूरे कॉरिडोर को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी इसका डीपीआर बनाने का काम चालू हो गया है। प्रश्न? कितने साल में कंप्लीट होगा? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 309 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट करीब करीब 5 साल इसमें टोटल लगेंगे कंप्लीट करने में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। नई गवर्नमेंट आएगी तो 2029 मोदी जी के चौथे कार्यकाल में इनॉग्रेशन। बार-बार इलेक्शन की स्पीच में होता रहता है। नहीं, लेकिन काम देखो, मैं सच बताऊं आपको, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, खासकर टनल्स की कॉम्प्लेक्सिटी, किस तरह टनल कॉस्टली होता है, तो आप प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट ऐसा बनाना चाहोगे कि मिनिमम टनल्स आए। फिर फॉरेस्ट एरिया बहुत सारा है इसमें, तो फॉरेस्ट का मिनिमम डिस्टर्बेंस हो। ये सब सोच के इसकी अलाइनमेंट बनाने में, पूरे प्रोजेक्ट की डीपीआर को फाइनल करने में काफ़ी समय लगा। जो पोर्शन एकदम स्ट्रेट था, धुले से अपना शिवपुर, ये वाला हिस्सा इसमें इस नक्शे में नहीं है, इस वाले नक्शे में होना चाहिए। हाँ, ये वाला जो ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है ना, धुले से नारडाना, ये पोर्शन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो इसकी सैंक्शन पहले हुई और यहाँ पे काम भी काफ़ी अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से 28% फिजिकल अचीवमेंट इसका हो गया ऑलरेडी। काम तेज़ी से चल रहा है, डॉक्टर साहब खुद सर्वे करते हैं लगातार। तो वहाँ पे कंप्लीट हो गया। लेकिन ये जो पहाड़ वाला क्षेत्र है, उसको बनाने में, प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में टाइम लगा, डीपीआर बनाने में टाइम लगा, इसीलिए इतना टाइम लगा। अदरवाइज इसका मतलब प्रयास तो ये था कि करीब 1.5 साल पहले ही काफ़ी मतलब हो जाना चाहिए था। लेकिन उसमें फिर रिविजन्स आए, फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट मिनिमम करो, वो सब रिक्वेस्ट आई, तो उस हिसाब से टाइम लगा। भारती साई ने अभी बोला कि जब चुनाव आते हैं तो हमें लोग पूछते हैं कि इंदौर मनमाड़ का क्या हुआ। जब अभी महाराष्ट्र के देखेंगे तो 3 सांसद क्षेत्र है, इसमें धुले है, भारती ताई का एक है और नंदुरबार एक है, तीनों में भी बीजेपी हारी है। तो आपको लगता है ये प्रोजेक्ट इलेक्शन के पहले आता तो फायदा होता है? हार जीत लगी रहती है राजनीति में, हमें उससे नहीं जाना चाहिए। हमारी राजनीति सेवा की राजनीति है। हमारी राजनीति जनसंघ के बनने के समय से किस तरह से भारत को एक समृद्ध देश बनाएं, एक हमारी जो गौरवमयी इतिहास है, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है, इसको हम कैसे सुदृढ़ करें, वो हमारे जीवन में जन जन में कैसे एक भरोसा जगाएं सरकार के प्रति, जन जन के जीवन में कैसे परिवर्तन लाए, वही हमारी राजनीति है। अभी इसके एग्जीक्यूशन में फेज सारे के सारे एक साथ ही चलेंगे। टनल वाला काम पहले चालू करेंगे क्योंकि टनल में टाइम ज़्यादा लगता है, और ब्रिज का काम भी तुरंत चालू करेंगे। ब्रिज के अलाइनमेंट फाइनल हो गए हैं और जो परमिशंस लेनी होती है वाटरवेज वगैरह से, वो करीब करीब परमिशंस हो गई है। ब्रिज में 5 साल के आसपास का टाइम लगता है, इसीलिए उसको तुरंत चालू कर लेंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में एक टास्क फोर्स बन गई ऑलरेडी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले मेरे से मिलने आए थे, तो मैंने उनको कहा था कि पहले से एक टास्क फोर्स बना लो जिसमें रेलवे के अधिकारी रहेंगे और प्रदेश के अधिकारी रहेंगे। वैसा ही टास्क फोर्स बना लेंगे हम महाराष्ट्र में भी, ताकि एक जलगांव जालना भी अभी अप्रूव हुआ है उस प्रोजेक्ट के लिए, और इस प्रोजेक्ट के लिए एक साथ वो दोनों उत्तर महाराष्ट्र से जुड़े हुए, मराठवाड़ा से जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से एक टास्क फोर्स बना लेंगे। सर मेरा सवाल है, सर एक मेरा सवाल है, एक क्लैरिफिकेशन है, एक स्टैंड अपने क्लियर करना है। आपने कहा 1 करोड़ मैन डेज, मुझे लगता है कि आपने कहा था कि अब ह्यूमन डेज इसको करते हैं। ह्यूमन डेज ही है, ह्यूमन डेज है। मैंने व्यक्ति बोला था हिंदी में। दूसरा सर आपने कहा कि ये जो पुल है, जो पुल स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको ऐसा करें कि
जब जरूरत पड़े तो दोहरी लाइन बन जाए। शेयर करना। ये सिंगल लाइन बन रहा है। नहीं ये ओवरऑल सिंगल लाइन है, ओवरऑल ओवरऑल सिंगल लाइन है, कई बीच बीच में सेक्शंस हैं जिसमें डबल है। और सर तीसरा सवाल ये था मेरा कि इसमें अगले 5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, तो अभी सड़क मार्ग से रेलवे का मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट शिफ्ट होगा धीरे धीरे, तो वो कितना % इधर आएगा उसका कुछ आपने आकलन किया है? वो आकलन तो नहीं है, लेकिन इसमें करीब करीब 35 मिलियन टन कार्गो इससे जाएगा। 35 मिलियन टन कार्गो इस जो अभी रोड से करीब करीब शिफ्ट, मतलब रफली अगर आप देखो तो 40% कार्गो शिफ्ट होता है इस वाले प्रोजेक्ट। इस नई लाइन से सर कितना समय बहुत बचेगा। डिस्टेंस कितना कम हो जाता है? करीब 180 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस इंदौर से अगर देखें तो इंदौर से मुंबई तो 180 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस बचता है। और चूंकि ये सेमी हाई स्पीड है, ये वाला प्रोजेक्ट सेमी हाई स्पीड है, 160 kmph का है, इसलिए इसमें टाइम की बहुत बचत होगी अच्छी स्पीड से। मतलब वंदे भारत 180 के लिए टेस्टेड है ऑलरेडी, 220 की डिज़ाइन है उसकी, तो इसको आराम से 160 kmph पे गाड़ी को चला सकेंगे। तो इंदौर से ज़रा कैलकुलेट करो तो रफली नहीं, टोटल इंदौर से लेके मुंबई तक, या हम यहाँ से लें, हम मनमाड से मुंबई अगर लें तो कितना किलोमीटर टाइम के हिसाब से देख लो। हाँ, 4.5 घंटे बचते हैं इंदौर से लेके। अश्विनी जी, ये जो पूरा एरिया है, जो लाइन है, यहाँ पूरा आदिवासी एरिया है और हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। कोई भी एम्स या कोई बड़ा ऐसा सरकारी वहाँ है नहीं इंस्टीट्यूशन, तो क्या ये हेल्पलाइन के रूप में हम डेवलप करेंगे? डेफिनेटली, सीधा मुंबई के सारा का सारा हेल्थ केयर सेक्टर, नासिक का हेल्थ केयर सेक्टर एक्सेसिबल हो जाएगा इस एरिया को। तो मतलब हम इसको हेल्पलाइन भी कह सकते हैं। आपने तीर्थ क्षेत्र तो बोल सोचा। दिया। आपने अच्छा पॉइंट लिया है। सर एक भीड़ का इशू है, हाँ। बहुत दिन से भीड़ की रेलवे शुरू होने वाली है, सब बोला जाता है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। क्या स्टेटस है इसका? देखो, एक एक करके आप देख ही रहे हो, नए नए प्रोजेक्ट्स अभी कितने 11 प्रोजेक्ट्स तो अभी देखे आपने, तो बहुत तेज़ी से। देखो, एक लंबे टाइम तक ऐसा था ना, रेलवे में खूब सारे पुराने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रह गए थे, तो 10 साल में 31,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बनी है। 31,000 रेलवे लाइन बने। फ्रांस का जो रेलवे नेटवर्क है उससे ज़्यादा 10 साल में ऐड हुआ है भारत में। और पिछले साल 5,300 किलोमीटर, मतलब मोदी जी के काम करने का तरीका आप देखो, 5,300 किलोमीटर का मतलब पूरा स्विट्ज़रलैंड के रेलवे नेटवर्क से ज़्यादा एक साल में जुड़ा है। तो अब जैसे पुराने काम बहुत सारे कंप्लीट हुए हैं, नए काम हाथ में लिए जा रहे हैं, तो इसमें और भी नए आएंगे प्रोजेक्ट्स। और हमारा मोदी जी की सरकार का बहुत स्पष्ट रहता है, पूरा होमवर्क करो, उसके बाद में सबके सामने जाओ। अलग से सवाल है ना, सांसद है शिवसेना के नरेश मस्के, उन्होंने आपको लेटर लिखा हुआ है कि जब मुंबई में गणेशोत्सव होगा तो उस वक्त एक तो गणपति का जो गान होता है उसको बजाया जाए रेलवे स्टेशनों पर, उसके वो लेकिन आपने कुछ सोचा है? रेलवे स्टेशंस पे देखो बहुत सारे तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ होती ही होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि गणपति के समय में स्पेशल ट्रेन्स, टोटल रिक्वायरमेंट जितना असेस किया गया था वो 302 ट्रेन्स का था, 300 ट्रेन का था, कि 300 स्पेशल हमें गणपति के टाइम में चाहिए। जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तो एक असेसमेंट होता है, छठ होता है तब एक असेसमेंट होता है, वैसे ही गणपति का महाराष्ट्र के हिसाब से हुआ था। और चलाइए अपन ने कितनी 342 गणपति स्पेशल इस साल चल रही है। तो प्रयास ये है कि चूँकि अब ट्रैक्स अपने बनने लगे, खूब नए नए ट्रैक्स आ गए हैं कमीशनिंग में, मतलब बन के तैयार हो गए हैं, तो अब अपन कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसमें अभी भी बहुत मेहनत करनी है, ये तो शुरुआत है। प्राइम मिनिस्टर साहब जैसा कहते हैं, मोदी जी कहते हैं ये ट्रेलर है, ये 10 साल का काम एक ट्रेलर है, अभी बहुत काम करना है। लगभग हम देख रहे हैं कि जितने भी कैबिनेट हुए हैं, हर कैबिनेट में महाराष्ट्र को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट सामने आ रहा है। महाराष्ट्र जो है वो फोकस हमें दिख रहा है कि कहीं पे कोरोना के लिए प्रोजेक्ट के लिए कुछ एलोकेशन होता है या फिर तो क्या वजह है कि महाराष्ट्र को इतना फोकस अभी, क्योंकि
देखिए यही जा रहा है कि चुनाव है। देखिए आप इसको किसी भी नज़र से देख सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं महाराष्ट्र के जन जन के विकास के नज़र से। बजट देखो अगर आप, यूपीए की सरकार के समय महाराष्ट्र को बजट मिलता था रेलवे का मात्र 1100 करोड़ रुपए का, मात्र 1100। मोदी जी ने आके उसको डबल किया, चुनाव नहीं चुनाव कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोदी जी ने आके उसको डबल किया, 3 गुना किया, 5 गुना किया, 10 गुना किया, और अभी 13.5 गुना, 13 गुना, 1171 करोड़ से 15,940 करोड़ किया। क्या ये चुनावी वर्ष थे? नहीं। मोदी जी की थिंकिंग, सबका साथ सबका विकास की जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग में राजनीति और इलेक्शंस का कोई संबंध नहीं है। वार्डवन पोर्ट का काम कम से कम 5 साल से इस पे सारा काम चल रहा था, डीपीआर बनाने का, कंप्लीट सर्वे करने का, हाइड्रो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करने का, ये करीब करीब 5 साल से इस पे काम चल रहा था। मतलब मैं स्वयं इससे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि रेलवे की कनेक्टिविटी उसके साथ शुरू से लेनी है। तो ये इतने बड़े बड़े काम हाथ में लेना और उसको आगे ले जाना, आज महाराष्ट्र में सिर्फ रेलवे का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें, केवल रेलवे का इन्वेस्टमेंट, ऑनगोइंग 41 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें अभी एक और प्रोजेक्ट जुड़ा, 42 प्रोजेक्ट्स हुए, 5,877 किलोमीटर्स, और उसमें अब 139 किलोमीटर और जुड़ेंगे इसमें, राइट। इसमें 81,580 करोड़, 81,580 करोड़। फिर अमृत भारत स्टेशंस, 132 स्टेशंस अमृत भारत स्टेशंस में महाराष्ट्र पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। 6,411 करोड़ रुपीस स्टेशंस पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 6,411 करोड़। स्टेशंस की कुछ फोटोग्राफ्स हो तो लाना। फिर रेल फ्लाईओवर और अंडरपासेस 318 रेलवे फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बन रहे हैं, जिसमें 5,615 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन का महाराष्ट्र वाला हिस्सा 156 किलोमीटर्स, 33,160 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बुलेट ट्रेन में, महाराष्ट्र वाले हिस्से में 33,160 करोड़। फ्रेट कॉरिडोर का 178 किलोमीटर का महाराष्ट्र का हिस्सा 12,697 करोड़, ये आपके साथ पेपर में शेयर करूंगा। टोटल महाराष्ट्र में रेलवे से जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट का क्वांटम है, अमाउंट है 1,39,463 करोड़, 1,39,463 करोड़। इतना इन्वेस्टमेंट सिर्फ रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स का है, और इसमें अब और जुड़ गया आज इंदौर मनमाड का भी। तो ये देखो, चुनाव और नहीं चुनाव वाली बात नहीं है। महाराष्ट्र को जो एक इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा एक जो एडवांस्ड स्टेट का जो महाराष्ट्र का नेचर है, उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाना। 10 साल में 1,830 किलोमीटर रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र में बने। पूरे श्रीलंका का रेलवे नेटवर्क 1700 किलोमीटर है, यानी एक देश में जितनी रेलवे ट्रैक होती है उससे ज़्यादा महाराष्ट्र में 10 साल में रेलवे ट्रैक नहीं बने। फिर कंप्लीट महाराष्ट्र का विद्युतीकरण हुआ है, 3,513 किलोमीटर इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है महाराष्ट्र। ये सारा काम 10 साल का काम जो है ना, वो काम दिखाई दे रहा है। सर इसमें बहुत सारा आदिवासी एरिया है, इसमें कितने पेड़ कटेंगे सर? देखो, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसका टोटल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाता है। आप उसमें हर प्रोजेक्ट में कुछ माइनस होते हैं, कुछ प्लस होते हैं, नेट इम्पैक्ट कितना है वो देखा जाता है। इस प्रोजेक्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे, दैट इज इक्वलेंट टू 5.5 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर। सर मैं उर्वशी मोनाऊ जी 24 से। आपका ये जो रूट जाना है, ये कौन से एरियाज और इससे जाएगा, और क्या कहीं पे अब तक कोई अपोज चीज़ें आई हैं? जो एरियाज है वो कौन से सिलेक्ट किए गए हैं, और क्या वहाँ पे रेसिडेंट्स की ओर से अपोजिशन है? और हमने जस्ट देखा
कि जिस तरह से वार्ड 1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, इसका एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट होने को है? बिल्कुल, देखो इसमें जनरली बहुत अच्छा स्वागत हुआ है और मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक की क्या वहाँ पे रिस्पांस है, आप बताएं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और हमारे डायनामिक रेलवे मंत्री जी आदरणीय अश्विनी जी, इनका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे धुले नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ महाराष्ट्र की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी जनता की मांग पिछले 60 साल से मनमाड़ इंदौर न्यू रेल लाइन होनी चाहिए, क्योंकि आप धुले डिस्ट्रिक्ट लीजिए, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट लीजिए नॉर्थ महाराष्ट्र में, और साउथ मध्य प्रदेश में सेंधवा और बाकी का एरिया देखिए, यहाँ पे रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ये बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है, और रेल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमारे यहाँ अभी इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गए, नेशनल हाईवे 6 और रेल कनेक्टिविटी मिलती है तो सर्वांगीण विकास के लिए सबसे ज़रूरी वो है। यहाँ पे स्वागत हो रहा है, हमारे लिए आज सुवर्ण दिन है, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है, कोई विरोध नहीं करेगा। ये भी बताओ ना, अम्बेडकर जी का बर्थ प्लेस जुड़ रहा है। अम्बेडकर जी का बर्थ प्लेस जुड़ रहा है, ये भी बताओ। हाँ, बाबा साहेब का बर्थ प्लेस भी जुड़ रहा है इससे। महू अम्बेडकर नगर नाम उसी का है। बराबर। एग्जीक्यूशन कब से एक्सपेक्टेड है इसका? एक पोर्शन का तो एग्जीक्यूशन ऑलरेडी चालू हो गया है। हाँ, और ब्रिजेस वगैरह का जैसा मैंने कहा आपको, ब्रिज और टनल लॉन्ग लीड आइटम्स कहते हैं इसको, ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसका काम तुरंत चालू हो जाएगा और उसमें लैंड एक्विजिशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है ब्रिज में और टनल में। तो ब्रिज और टनल की इसीलिए प्लानिंग काफ़ी डिटेल्ड हुई है, तो वो भी चालू हो जाएगा और बाकी का काम भी। अभी तो काम की जो स्पीड है आपको भी अच्छा लग रहा होगा। महाराष्ट्र में सर कितना अचीव होना बाकी है रेलवे नेटवर्क? मतलब ओवरऑल जो बचे हुए जो क्षेत्र है इसमें कितना नेटवर्क पेंडिंग? बढ़ाना ही बढ़ाना है, पेंडिंग का तो देखना ही नहीं है, आगे बढ़ाते जाना है। सर एक आपने बीच में बोला था गजरा सुरक्षा कवच आया है, लेकिन हाथियों की जो चपेट में आ रहा है वो लगातार देखने को मिलता है। पिछले महीने एक हादसा हुआ, इसके ऊपर कोई काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है इसमें, और ये मतलब एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। ये सेंसिटिव विषय इसलिए है कि इसमें बहुत ही, देखो कई तरह के प्रयास किए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी से प्रयास निकला वो सबसे सक्सेसफुल आया। उसमें क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल रेलवे लाइन के साथ साथ लग रही है। अब ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर जो ऑप्टिकल सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल अगर हाथी करीब गजराज अगर 300 मीटर दूर, यानी 300 मीटर का मतलब 1000 फुट, 300 मीटर दूर भी है, तो जब वो चलता है तो उसके वाइब्रेशन होते हैं ज़मीन में। ये आवाज़, इस तरह की आवाज़ नहीं, जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन से ऑप्टिकल सिग्नल के अंदर वेरिएशन आता है। तो एक बहुत फाइन डिवाइस बना है जो उस वेरिएशन को मेजर कर लेता है। तो इसमें पहला जो पायलट प्रोजेक्ट लगा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में लगा है, और 100% एक्यूरेसी आई। मतलब कहीं पर भी गजराज का मूवमेंट है तो तुरंत कंट्रोल रूम से ड्राइवर लोको पायलट के पास में फ़ोन आ जाता है कि गजराज का मूवमेंट है। लोको पायलट तुरंत एकदम केयरफुल हो जाता है, गाड़ी की स्पीड कम कर देता है। गजराज अगर दिखते हैं, पास कराना है तो पास कराना है, और अगर साइड से जा रहे हैं तो साइड से जा रहे हैं। तो ये सोच के साथ अब उसको बड़ी मात्रा में देश भर में लगा। कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनती है, उसको पहले प्रूव करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, टेस्ट करके फिर सब जगह। देखो बड़ी बात क्या है, बड़ी बात कि मोदी जी की सरकार में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, उसको समाधान करने का एक बहुत क्लियर इंटेंट है। जो पीएम साहब हमेशा कहते हैं नीति और नीयत, ये दोनों की दोनों चीज़ें सॉल्व करने की तरफ है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी ऐसे ही सॉल्व होगी ना, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहते थे स्टेशन के, 132 स्टेशन हैं जो हमारे। सर एक सवाल है,
5.5 करोड़। सॉरी 5.5 करोड़। तो क्या सर इस प्रोजेक्ट में पेड़ लगाने का प्रोजेक्ट भी शामिल होगा पर्यावरण को? ना, इसको चलो अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं इसको थोड़ा सा वापस से समझाता हूँ। जब रेलवे से कोई सामान की हम ढुलाई करते हैं या व्यक्ति ट्रैवल करते हैं तो रोड के कंपैरिजन में 90% कम पॉल्यूशन होता है। मतलब रोड में जितना होता है पॉल्यूशन उसका 90% कम, 90% कम पॉल्यूशन रेलवे में होता है। तो जब रेलवे की नई लाइन लगती है तो कुछ लोग जो रोड से जाते थे पहले वो ट्रेन से जाएंगे, अब कुछ सामान जो सड़क से जाता था वो अब ट्रेन से जाएगा। तो ये जो शिफ्ट होता है उस शिफ्ट होने से जितना कार्बन डाइऑक्साइड बचा, वो कार्बन डाइऑक्साइड बचना 5.5 करोड़ अगर हम पेड़ लगाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से जितना कार्बन डाइऑक्साइड सोखते, एब्जॉर्ब करते, उसके बराबर है। उस तरीके से ये देखिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।